ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने देखा कि कंपोनेंट्स कैसे लेते हैं वेक्टर्स के। तो वेक्टर के कंपोनेंट लेना बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा हमारी टूलिंग में। जब हम फोर्सेस या किसी भी वेक्टर को रिजॉल्व करेंगे तो ये कंपोनेंट्स लेना बहुत क्विकली हमें आने चाहिए। तो इसलिए उसको डिटेल में अभी से ही पढ़ लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक कार्टेशियन प्लेन है और उसमें 3 न्यूटन का वेक्टर ऐसे मार्क है और एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है वो 30 डिग्री। तो उसका जो एक्स कंपोनेंट होगा वो होगा वी कॉस थीटा और जो वाई कंपोनेंट होगा वो होगा वी साइन थीटा, है ना। इस चीज़ को हमने कॉन्क्रीट कर लिया। म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में रिजॉल्व किया जा सकता है किसी भी वेक्टर को। मैक्सिमम 3 डायमेंशन होते हैं, तो 3 कंपोनेंट्स में बांटा जा सकता है उसे, है ना। नॉर्मली अगर दो प्लेन में है, दो एक्सियल सिस्टम में है, जैसे प्लेन में एक प्लेन में दो एक्सियल सिस्टम में एक्स और वाई एक्सिस में, तो उसको दो में बांटेंगे। ठीक है, कंपोनेंट्स में तोड़ के लिखा तो उसके मैग्नीट्यूड को हम वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर प्लस वी जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। जैसे अगर हमें कोई वेक्टर दिया हुआ है और बोला गया कि उसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे, 6 का स्क्वायर करेंगे और ऐड कर देंगे। तो मान लो सपोज माइनस आ गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, -4 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होके ही आएगा। कुल मिला के हमें स्क्वायर करके ऐड कर देना है। ठीक है, फिर ड्रॉ करने के लिए बोल दिया था, इस वेक्टर को ड्रॉ करो। ए वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप। तो आई कैप 1 यूनिट बता रहा है किस तरफ, एक्स एक्सिस की तरफ, और -1 बता रहा है वाई एक्सिस की तरफ। तो ओवरऑल ये वेक्टर हो गया। ठीक है, फिर बहुत सारे एग्जाम्पल देख लिए। तो मोटे तौर पे हमें क्या याद रखना है कि अगर वेक्टर है उसको किसी दो रैंडम डायरेक्शंस में रिजॉल्व करना है। लेट्स से इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, वो दो रैंडम डायरेक्शन एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, तभी रिजॉल्व कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि ये वेक्टर दिया है और इसको हमने कोई भी एक इधर रिजॉल्व कर दिया और एक इधर रिजॉल्व, ऐसा नहीं होगा। ये दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होने चाहिए। तो परपेंडिकुलर है तो जो थीटा करीब वाला एंगल है वो एक कॉस थीटा होगा, और जो इस थीटा के मार्क से अपोजिट वाला कंपोनेंट है वो ए साइन थीटा होगा। तो ये बात अपन को एकदम कॉन्क्रीटली याद रखनी है। कैसी कैसी सिचुएशंस बन के आ जाती हैं जो हमने देखी। ठीक है, फिर देखा कि वेक्टर्स का यूज़ मतलब कहाँ होता है। तो हमने देखा, ठीक है, पोजीशन को डिस्क्राइब करने के लिए वेक्टर का यूज़ कर लेते हैं। मान लो सपोज एक पॉइंट पी है और वो पोजीशन वेक्टर है। ठीक है, तो हम ओरिजिन से एक एरो खींच देंगे तो वो पोजीशन वेक्टर बन जाएगा। दिस पोजीशन वेक्टर इज डिनोटिंग द पोजीशन ऑफ पॉइंट पी। फिर नेक्स्ट, मान लो पोजीशन चेंज हो गई, P1 पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे पहुंच गया। सो इसका मतलब होता है कि उसकी पोजीशन चेंज हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया। इधर इनिशियल पॉइंट से इधर पहुंचे तो ऑफकोर्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ये है। ट्राइंगल लॉ लगा के देखा कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। ये याद रखना है, इसको भूलना नहीं है। डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। इट इज़ नॉट इनिशियल माइनस फाइनल, है ना। नॉट इनिशियल प्लस फाइनल, इट्स फाइनल माइनस इनिशियल। तो कैसे सोचना है इस चीज़ को कि मान लो 3,3 से 5,4 पे पहुंच गया तो उसका पोजीशन वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है। तो फाइनल में से 5 में से 3 घटा के 2i कैप लिख दो और 4 में से 3 घटा के j कैप लिख दो। तो 2i कैप प्लस j कैप ऐसे कर दिया। फिर एक नई टर्म सीख ली, क्या, साइन 37 डिग्री कॉस 37 डिग्री की वैल्यू सीख ली। साइन 37 डिग्री इज़ 4, साइन 37 डिग्री इज़ 4/5। एक चीज़ पता है तो बाकी सारी चीज़ों की वैल्यू निकाल सकते हैं। कॉस 37 डिग्री क्या बोल दिया मैंने, साइन 37 डिग्री 4/5 नहीं, सॉरी, कॉस 37 डिग्री इज़ 4/5 एंड साइन 37 डिग्री इज़ 3/5। तो ये याद रखना है। ठीक है, फिर ऐसे ही क्वेश्चन किए कुछ कुछ। फिर एक प्रैक्टिकल सवाल आ गया। मान लो कि वेट 10 न्यूटन का है और उसको इस स्लोप के अक्रॉस एक परपेंडिकुलर और एक पैरेलल डायरेक्शन में रिजॉल्व करना है। तो हमने मार्क किया सबसे पहले। तो
10 न्यूटन वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा, क्योंकि धरती से अंदर की साइड लगता है। कहीं भी खड़े हो, वेट ड्रॉप करो, अगर किसी चीज़ को फ्री फॉल करो तो एकदम वर्टिकली डाउन जाती है वो, तो वेट नीचे लगेगा। ये 30 डिग्री दिया हुआ है स्लोप का इंक्लिनेशन, तो बिकॉज दिस इज 30 डिग्री, ये वाला एंगल 60 डिग्री होगा, तो ये वाली चीज़ 30 डिग्री होगी। तो पास वाला जो 30 डिग्री के करीब है, दैट विल बी 10 cos 30 डिग्री और 10 sin 30 डिग्री। सिमिलरली दिस विल बी 10 cos 60 डिग्री। तो कंपोनेंट्स लेना सीख गए वहाँ। फिर आगे बढ़े, कुछ कुछ क्वेश्चन किए। हाँ, फिर आगे हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको बोला मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन दो तरीके से होता है। हमने अपने एक्सपीरियंस से देखा है कि कुछ वेक्टर्स के मल्टीप्लाई होकर स्केलर क्वांटिटी मिलती है, जैसे वर्क। वर्क दो क्वांटिटीज़ फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का प्रोडक्ट है। फोर्स भी वेक्टर है हम जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर है, लेकिन वर्क जानते हैं कि स्केलर है। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट मिल रहा है हमें, स्केलर। ऐसे प्रोडक्ट को अपन स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। तो दूसरी सिचुएशन भी होती है कि दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी आ जाता है, जैसे पोजीशन वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय फोर्स, इट टर्न्स आउट टू बी टॉर्क विच इज़ ऑल्सो अ वेक्टर। तो कभी कभी वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन एक वेक्टर क्वांटिटी दे देता है। तो हमें याद रखना है कि दो टाइप की क्वांटिटीज़ हैं, एक वेक्टर क्वांटिटीज़, एक दो टाइप के वेक्टर प्रोडक्ट्स हैं, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट का मतलब जब हम दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं और हमें क्वांटिटी स्केलर मिल रही है, तो उसको बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट। इन पॉपुलर टर्म्स इट इज़ नोन एज डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि क्रॉस वेक्टर प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट को मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के लिए कुछ तो अलग बनाना ही था। तो यहाँ पे डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं स्केलर प्रोडक्ट को, और यहाँ पे क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर प्रोडक्ट को। ठीक है। फिर एग्जाम्पल देखें कि जैसे डॉट प्रोडक्ट के एग्जाम्पल, कि वर्क फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट होता है। सिमिलरली काइनेटिक एनर्जी की स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन हाफ एम वी स्क्वायर ऐसा फॉर्मूला रटा है बचपन से हमने। तो वी तो वेलोसिटी वेक्टर होता है, तो एक्चुअली वो वी डॉट वी होता है। ठीक है, इसलिए वो वी स्क्वायर बन जाता है। सिमिलरली इस थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को पूरे वेक्टोरिकली अगर लिखें, तो ये वी स्क्वायर इज़ नथिंग बट वी डॉट वी, यू स्क्वायर इज़ नथिंग बट यू डॉट यू, ए इंटू एस वॉज नथिंग बट ए डॉट एस। सिमिलरली एग्जाम्पल देख लिया हमने कुछ क्रॉस प्रोडक्ट के भी। टॉर्क होता है पोजीशन वेक्टर आर क्रॉस एंगुलर मोमेंटम होता है एम वी क्रॉस आर। फोर्स मैग्नेटिक फोर्स है, वो होता है क्यू वी क्रॉस बी। अभी बस जस्ट ऐसे ही मज़े के लिए हमने देख लिया, मज़े के लिए मतलब कि ये चीज़ें सब 12th में आएंगी, ये वाली चीज़ मैग्नेटिक फोर्स वाली। एंगुलर मोमेंटम भी 11th में आएगा, 2-3 चैप्टर बाद। टॉर्क भी आएगा रिजिड बॉडी डायनेमिक्स में। ठीक है, उसके बाद देखा कि फोकस रहना है और स्पाइनल कॉर्ड को सीधे रखना है। फिर स्केलर प्रोडक्ट का मैथमेटिकली क्या करना है हमें, अब मैथमेटिकल टूल समझने पे आ गए हम कि स्केलर प्रोडक्ट में करना क्या है। तो इमेजिन किया कि हाँ भाई चलो ए और बी दो वेक्टर्स दिए हुए हैं, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो मैथमेटिकली ये कुछ इस तरीके से डिफाइंड होता है कि प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर अलॉन्ग बी वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ठीक है, तो प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, इसका प्रोजेक्शन हमें बी के अलॉन्ग निकालना है, मतलब ये वाला। तो ये वाला प्रोजेक्शन कितना होगा, ए कॉस थीटा। So this will be a cos theta multiplied by magnitude of b vector, that is nothing but b. So it turns out to be ab cos theta. उसके बाद सिमिलर नोट पे हमने b डॉट ए देखा। तो b डॉट ए क्या होगा, प्रोजेक्शन ऑफ b वेक्टर अलॉन्ग a वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर। तो फिर वही सिचुएशन बना ली। अब इस बार किसका प्रोजेक्शन लिया, b का प्रोजेक्शन लिया a के अलॉन्ग। सो इट विल बी b cos theta multiplied by magnitude of a vector, that is nothing but a. So again it turned out to be ab cos theta. तो मतलब चाहे a डॉट बी कर लो या b डॉट ए कर लो, हमें ए बी कॉस थीटा ही मिलेगा। ठीक है, अब एग्जांपल देख लिए इसके। मान लो फोर्स है इस डायरेक्शन में 10 न्यूटन का, डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में 3 मीटर का, दोनों के बीच का एंगल 60 डिग्री है। तो वर्क को कैसे लिखेंगे, एफ डॉट एस। एफ डॉट एस विल बी नथिंग बट एफ एस कॉस थीटा। एफ इज़ 10 न्यूटन, तो ये रखा 10। डिस्प्लेसमेंट इज 3 मीटर, ये रखा 3। दोनों के बीच के एंगल का कॉस रखना है, तो कॉस 60 डिग्री।
इसको सॉल्व किया तो 15 जूल आंसर आ गया। ठीक है, उसके बाद सीखा कि अगर ये वेक्टर फॉर्म में दिए हुए हैं, मतलब कि मैथमेटिकली आई कैप और जे कैप के फॉर्म में दिए हुए हैं, एंगल वगैरह नहीं दिया इनके बीच का, तब कैसे सॉल्व करना है ए डॉट बी। तो बस कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करो आई और आई कैप वाले को, मल्टीप्लाई किया, जे कैप और जे कैप वाले को मल्टीप्लाई करो, उसको किया, के कैप और के कैप वाले को करो, उसको किया, सबको ऐड कर दो, तो जो आंसर है वही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हमने आई डॉट आई वन माना है, आई डॉट जे माना नहीं, आई डॉट आई वन होता है, जे डॉट आई ज़ीरो होता है, के डॉट जे ज़ीरो होता है ना। तो इस वजह से इनके मल्टीप्लिकेशन नहीं हुए आपस में, केवल उन्हीं के मल्टीप्लिकेशन हुए जिनके साथ सेम यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो मतलब कुल मिला के अगर अपन इसको रट लें, तो ए वेक्टर अगर ऐसा दिया हुआ है ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, सिमिलरली दूसरा वेक्टर दिया हुआ है बी वन आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस बी थ्री के कैप, और हमें ए डॉट बी निकालना है, तो टेक्निकली वी हैव टू मल्टीप्लाई ए वन इंटू बी वन प्लस ए टू इंटू बी टू प्लस ए थ्री इंटू बी थ्री, बस ये करना है। और बस मैथ एल्जेब्रिकली ऐड कर देना है, माइनस है तो माइनस के साथ, प्लस है तो प्लस के साथ। तो ऐसे देख लिया। फिर कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ देखी, पहला कि ये कम्यूटेटिव होता है, कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव भी होता है, कि ए डॉट होल ब्रैकेट में बी प्लस सी वेक्टर, तो इट विल बी ए डॉट बी वेक्टर प्लस ए डॉट सी वेक्टर। जब ए सिमिलर सेम वेक्टर का ही अगर अपन ने डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया ए डॉट ए, सो इट विल बी ए स्क्वायर, बिकॉज एंगल बिटवीन द सेम वेक्टर, मतलब ए वेक्टर बनाओ फिर से ए वेक्टर बना दो, तो सेम ही वेक्टर है तो उनके बीच में एंगल जीरो होगा, सो इट विल बी ए इंटू कॉस जीरो, कॉस जीरो इज वन, सो इट विल टर्न आउट टू बी ए स्क्वायर। तो ये याद रखना है ना। आई डॉट आई, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल जीरो है सर तो ये वन हो जाएगा। यस। सर जब भी आपने लास्ट वाला बताया ना cos जीरो वाला, वो सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। देखो ये हम क्या करना चाहते हैं यहाँ पे, हम देखना चाहते हैं एक वेक्टर है सपोज वी वेक्टर, और उसका स्वयं के साथ डॉट प्रोडक्ट लेना चाहते हैं। तो हम बिकॉज हम जानते हैं ए डॉट बी इज़ नथिंग बट ए का मैग्नीट्यूड, तो ए का मैग्नीट्यूड है यहाँ पे वी, बी का मैग्नीट्यूड भी गनीमत से वही है, और फिर लिखना पड़ेगा अपन को कॉस उन दोनों के बीच का एंगल, वी और वी के बीच का एंगल। तो अगर वी ऐसा है तो वी भी ऐसा ही होगा, दोनों वी ऐसे ही होंगे, तो उनके बीच का एंगल कितना होगा, ज़ीरो। तो यहाँ पे आएगा कॉस ज़ीरो, तो कॉस ज़ीरो आया तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू कितनी होती है, वन, सो इट विल बी वी स्क्वायर। आया समझ में। यस सर। ठीक है, सिमिलरली थर्ड पॉइंट भी एकदम सिमिलर है, कि जैसे अपन ने दो यूनिट वेक्टर आई डॉट आई, सेम यूनिट वेक्टर का ही अपन ने डॉट प्रोडक्ट निकाला है, तो अब सेम वेक्टर है तो, और प्लस यूनिट वेक्टर भी है, तो मैग्नीट्यूड वन होगा इसका, दूसरे आई कैप का भी मैग्नीट्यूड वन होगा। और कॉस ऑफ एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप, आई कैप और आई कैप के बीच में एंगल कितना होगा, ज़ीरो। क्यों होगा ज़ीरो, क्योंकि वो सेम ही डायरेक्शन में, सेम ही है तो सेम ही डायरेक्शन में होंगे। सिमिलरली जे डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू ज़ीरो, के डॉट सॉरी नॉट ज़ीरो, जे डॉट जे कैप इज इक्वल्स टू वन, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल्स टू वन। अच्छा, इसके कॉन्ट्ररी अगर परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स का अगर हमने डॉट प्रोडक्ट निकाला, तो अब इनके बीच का एंगल 90 डिग्री होगा, तो कॉस 90 इज़ ज़ीरो, सो परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। तो आई डॉट जे इज़ ज़ीरो, जे डॉट के इज़ ज़ीरो, आई डॉट के इज़ ज़ीरो। तभी जो टर्म्स है कोफिशिएंट्स, वो एक दूसरे, जे कैप का कोफिशिएंट हमेशा जे कैप से ही मल्टीप्लाई होगा, बाकी दूसरे से मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो ये लगाना पड़ेगा कॉस 90, तो वो ज़ीरो ही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सिचुएशन देखिए कि अगर हमारे पास दो वेक्टर्स दिए हुए हैं ए वेक्टर और बी वेक्टर, और उनके बीच का एंगल निकालना है थीटा, तो अगर कहीं से हमें ए डॉट बी पता लग जाए, तो ये इक्वेशन लिखी जा सकती है, ए डॉट बी इज़ नथिंग बट ए बी कॉस थीटा, सो कॉस थीटा इज इक्वल्स टू ए डॉट बी अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी। तो ऐसे हम कॉस थीटा निकाल देंगे वहाँ से। नेक्स्ट पॉइंट, डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू पर, मतलब ये एक ऑब्वियस पॉइंट है, फिर से मतलब नोट करके लिख लिया कि किसी भी दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होगा, क्योंकि उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो ये सारी बातें हमें याद रखनी है। अब क्वेश्चन बताओ नवीन, कौन सा क्वेश्चन तुम्हें दिक्कत दे गया। सर मुझे क्वेश्चंस वाला पेज में दिख सकता है क्या?
पेज में एक्सरसाइज 5.2 मैं लिख दूंगा यहाँ पे, तुम बताओ अगर तुम्हारे सामने तुम्हें क्वेश्चन नंबर पता सर हो तो। सर वो दूसरे फोन में है, मैं देख के आता हूँ। जस्ट रुक जाओ, मैं खोल देता हूँ यहाँ पे। मैं बोल के बताऊँ। पहला क्वेश्चन था फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द वेक्टर, है ना। डायरेक्शन कोसाइंस में अटक गई होगी बात। सर सर शायद थर्ड या फोर्थ था। हाँ देखो, पहला क्वेश्चन सब लोग देखो, पहला क्वेश्चन ऐसा दिया हुआ है। सर हेलो हाँ सर, मेरे को भी फर्स्ट क्वेश्चन के सर वो डायरेक्शन कैसे निकालेंगे उस पर डाउट था, हाँ और लास्ट क्वेश्चन के फोर्थ ऑप्शन पे सर हाँ। तो मैं थोड़ा फर्स्ट सा। सबसे पहले बताता हूँ। 5.2 का ऐसा दिया हुआ है। 5.2 का फर्स्ट क्वेश्चन इज ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 3i कैप प्लस -4j कैप -4j कैप प्लस 5k कैप, और उसने पूछा है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस। तो ये एक नई सी टर्म है, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है समझने के लिए, लेकिन जो मैथ्स पढ़ेंगे उनको ये बहुत डिटेल में समझ में आ जाएगी। डायरेक्शन कोसाइन का मतलब होता है कि क्या करो, सबसे पहले इस वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से ही डिवाइड कर दो। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करते हैं। इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया तो वो आएगा 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर। 3 स्क्वायर इज 9, 4 स्क्वायर इज 16 एंड 5 स्क्वायर इज 25। तो 9 प्लस 16 25, 25 प्लस 25 50, तो √50। √50 is nothing but 25 into 2, so it will be 2√5। तो पूरे वेक्टर को हमने डिवाइड कर दिया किससे, खुद के ही मैग्नीट्यूड से। तो इट विल बी 3/2√5i कैप -4/2√5j कैप प्लस 5/2√5k कैप। ये लिख दिया यहाँ पे, मतलब मैं अच्छे से लिख देता हूँ। यहाँ पे हमने क्या किया, एक जो वेक्टर था हमारे पास उसको उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया। तो ये हो गया 3/2√5i कैप -4/2√5j कैप प्लस 5/2√5k कैप। तो अब जो कोफिशिएंट्स बन के आए हैं आई जे और के कैप के, नाउ दे आर कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। मतलब ये वाली चीज़, ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़, ये इसके डायरेक्शन कोसाइंस है व्हेन यू मेक द वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। तो अगर आंसर लिखा जाए, आंसर डायरेक्शन कोसाइंस आर 3/2√5 -4/2√5 एंड 5/2√5। ये हो जाएगा इसका आंसर। सर 5√2 होगा ना? ओह यस, गलत कर दिया मैंने पूरा। ये 25 × 2 है, सो इट विल बी 5√2। सही पकड़ा है। तो हर जगह जहाँ जहाँ 2√5 लिखा है सर एक सेकंड ऊपर से रिपीट वहाँ चला वहाँ गया। 5√2 आएगा। ये आंसर होगा। हाँ अक्षत। सर मेरी स्क्रीन फ्रीज हो गई थी ऊपर से। देखना क्या बोला इसी सवाल क्वेश्चन में, एक वेक्टर दिया हुआ है और बोला है कि डायरेक्शन कोसाइन बताओ। तो हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले उस वेक्टर को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना है। तो इस फॉर्म में लिख दिया, सेम नंबर से डिवाइड कर दिया, 5√2 5√2 5√2, क्योंकि 5√2 उसका मैग्नीट्यूड है। अब जो आई का कोफिशिएंट बचा, जे का कोफिशिएंट बचा और के का कोफिशिएंट बचा, ये कहलाते हैं इसके डायरेक्शन कोसाइंस। बस इतनी सी बात है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। डायरेक्शन कोसाइन यस तुम्हें सर। कभी फिजिक्स में नहीं आएगा वर्ड, ये तो मैथ्स में जस्ट ये बीच में कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन डाल देते हैं ताकि बच्चे आगे चल के डायरेक्शन कोसाइन पढ़ें तो उनको मतलब झटका सा ना लगे, कहीं सुना सुना सा लगे, इस वजह से।
और बताओ और कौन सा क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है रिजॉल्व अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन along x and y axis where this force vector is making an angle of 60 degree from the negative x axis towards y axis। तो उसने बोला है रिजॉल्व करो 10 न्यूटन को x और y एक्सिस के अलॉन्ग, और लिख ही देता हूँ मैं पूरा क्वेश्चन। रिजॉल्व अ फोर्स F is equals to 10 Newton along x and y axis, where this force vector is making an angle of 60 degree from negative x axis towards नेगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, तो क्या बोला उसने, 10 न्यूटन का फोर्स है और क्या डायरेक्शन है, फोर्स वेक्टर में अपने आप को 60 डिग्री घुमा रहा है नेगेटिव एक्स एक्सिस से नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ। तो सबसे पहले तो एक्सिस बना लो, ये बन गई एक्सिस। नेगेटिव एक्स एक्सिस से किस तरफ जाना है, नेगेटिव वाई एक्सिस की तरफ, मतलब कि ऐसा घूम के जाना है। कितना, 60 डिग्री, मतलब जो वेक्टर है वो ऐसा है, ये बन गया वेक्टर। ठीक है, दिस इज़ हाउ मच, दिस इज़ 10। अब इसको रिजॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये वाला कंपोनेंट कितना आएगा, ये वाला कंपोनेंट आएगा 10 cos 60 डिग्री, और ये वाला कितना आएगा 10 sin 60 डिग्री। तो आंसर क्या हो गया, आंसर पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये थी और पॉजिटिव वाई ये थी, तो इसका आंसर होगा -10 cos 60 डिग्री आई कैप इस तरफ वाला, और ये -y की तरफ, मतलब -10 sin 60 डिग्री जे कैप, ये आंसर है। और सॉल्व कर लो, cos 60 डिग्री होता है 1/2, तो ये हो गया -5/2 आई कैप, और ये होता है √3/2, यानी कि 5 नहीं, 5/2 नहीं, केवल 5 ही बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये हो गया -5√3 जे कैप, ये आंसर हो गया इसका। तीसरा सवाल, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर प्लस 3c वेक्टर, ये फाइंड करना है हमें। वेयर ए वेक्टर इज गिवन एज, ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप। बी वेक्टर दिया हुआ है i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप, और सी वेक्टर दिया हुआ है k कैप। तो बस कर दो, ये फाइंड करना। सबसे पहले ए वेक्टर रखा यहाँ पे, तो ये 2i कैप प्लस 3j कैप, 2i कैप प्लस 3j कैप, माइनस 2b वेक्टर, बी वेक्टर के i कैप प्लस j कैप, i कैप प्लस j कैप, फिर प्लस 3 सी वेक्टर इज k कैप। बस इसको जैसे x और y में इक्वेशन लिखी है ऐसे सॉल्व कर दो, और क्या, 2i कैप माइनस 2i कैप 0, फिर j कैप पे पहुँचे, 3j कैप माइनस j कैप, तो इट विल बी 2j कैप, फिर k पे पहुँचे, k तो एक ही है, तो 3k कैप। तो आंसर हो गया इसका ये। समझ में आ रहा है किसको नहीं बना, ये सिंपल सा क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। दो वेक्टर्स विभिन्न सिचुएशन में दिए हुए हैं और उनके बीच में एंगल्स बताने। तो पहली सिचुएशन में ए वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप और बी वेक्टर दिया हुआ है -6i कैप। तो बस इनको बनाओगे तभी तो डायरेक्शन बता पाओगे। तो बनाया, 2i कैप इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया ए वेक्टर, बी वेक्टर -6 कैप इस डायरेक्शन में, तो ये हो गया बी वेक्टर। इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, ये देखो, ये है
180 डिग्री या पाई रेडियन। दूसरा ए दिया हुआ है 6i कैप और बी दिया हुआ 6j कैप दिया हुआ है और बी दिया हुआ है -2k कैप। तो अब अगर तुम इसी प्लेन में x और z, ये y x तो है ही नहीं, यहाँ क्या है j कैप है और k कैप है, तो यहाँ पे y और z बना लो दोनों एक परपेंडिकुलर। x होता तो वो परपेंडिकुलर हो जाता आउट ऑफ प्लेन, तो वो तो है नहीं उसकी, उसको देख सोची मैं उसके बारे में। तो हमने एक प्लेन में क्या बना लिए, y और z बना लिए। तो ए वेक्टर किस तरफ मार्क करें, ए वेक्टर मार्क करेंगे इस तरफ क्योंकि वो y की तरफ है। बी वेक्टर z से नेगेटिव -2 इस तरफ मार्क करेंगे। कितना इन दोनों के बीच का एंगल, 90 डिग्री। तो आंसर कितना हो गया इसका, 90 डिग्री। ठीक है, तीसरी सिचुएशन दी हुई है थोड़ा सा ऐसी, ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप -3j कैप और दूसरा बी वेक्टर दिया हुआ है 4k कैप। तो अब इसको सोचो तुम ज़रा बैठ के कि ये अब 3 डायमेंशन में अपन को कार्टेशियन प्लेन 3 डायमेंशनली बनाना पड़ेगा। ये वाली जो चीज़ दी हुई है 2i कैप -3j कैप, ये कौन से प्लेन में होगी, ये होगी x और y वाले प्लेन में, और ये z की तरफ होगी। तो अपन चलो बनाते हैं सबसे पहले तो कार्टेशियन सिस्टम। x इधर बना लिया, y इधर बना लिया, ठीक है। अब z तो बना नहीं सकते इस प्लेन में, तो ऐसे मार्क कर लिया कि ऐसे बाहर निकलता हुआ z है, ठीक। अब ए वेक्टर को मार्क करते हैं सबसे पहले। ए वेक्टर इज़ 2 इस तरफ -3 इस तरफ, तो हमने मार्क किया 2 इस तरफ x की तरफ -3 j की तरफ, ये लो भाई। तो कैसा मार्क होके आया ये ओवरऑल, ये ओवरऑल जो मार्क होके आया ऐसा मार्क होके आया, दिस इज़ अवर ए वेक्टर। ठीक है, ए वेक्टर किस तरफ है, इस प्लेन में इस तरफ। बी वेक्टर किस तरफ है, बी वेक्टर यहाँ पे तुम अपना अंगूठा लगाओ और ऊपर की साइड आएगा बाहर निकलता हुआ प्लेन से। तो अब सोचो बैठ के ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, ये तो इसी प्लेन में है, उससे परपेंडिकुलर तुम यहाँ पेन रख दो अपना, तो 90 डिग्री बना रहा है इसके साथ। तो आंसर हो गया इसका 90 डिग्री। इसको विजुलाइज करो और क्रिटिकली सोचो कि इस प्लेन में कहीं भी होता, मान लो सपोज ये ओरिजिन है, कहीं भी होता ए वेक्टर, बी वेक्टर से वो परपेंडिकुलर ही होना था। इन जितने भी वेक्टर्स मैंने बनाए हैं इस प्लेन में, इससे कहीं भी तुम ऐसा पेन रख दो, यहाँ पे पेन रख के z की तरफ एक वेक्टर रख दो, तो उस वेक्टर की तरफ अपना पेन रखा है तुमने और वो इनमें से किसी भी वेक्टर के साथ 90 डिग्री एंगल बना रहा है। क्यों, क्योंकि वो प्लेन से परपेंडिकुलर है। तो इनफैक्ट तुम बोल सकते हो इसको कि इस प्लेन में yz प्लेन में पढ़ने वाला कोई भी वेक्टर, z प्लेन में xy प्लेन में पढ़ने वाला कोई भी वेक्टर z वाले लाइन के अक्रॉस पढ़ने वाले वेक्टर से परपेंडिकुलर होगा। ये सी समझ में आया है ना, इसमें ही दिमाग घूम रहा होगा सी वाले में आमोक। आ गया सर, सी आ गया सर। ठीक है, डी पे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बट फिर डी अपन बताता हूँ। डी हो गया, ए वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप और बी वेक्टर दिया हुआ है -3i कैप +3j कैप। ठीक है, ऐसे दिया हुआ है। तो बस ये तो दोनों ही, अब के कैप का तो काम ही नहीं है, यहाँ पे 2 एक्सिस से ही काम चल जाएगा। तो सबसे पहले तो एक्सिस सिस्टम बना लिया, ये बन गया। अब ए वेक्टर को मार्क करना है, तो ए वेक्टर तो केवल x की तरफ है, लेट्स सी दिस इज x एंड दिस इज y। सो ए वेक्टर को तो हमने इस तरफ मार्क कर दिया। ठीक है, वी वेक्टर -3i कैप एंड +3j कैप, तो -3 इस तरफ मार्क करेंगे और +3 इस तरफ मार्क करेंगे, उसका जो आएगा वो इस तरफ आएगा। समझ रहे हो, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर। अब इनके बीच में एंगल कितना है, ये वाला एंगल 45 डिग्री है और ये वाला 90 डिग्री है। सो आंसर इज 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी कि 135 डिग्री। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 90 डिग्री इज π/2, 45 डिग्री इज π/4। तो ऐड किया तो ये कितना होगा, 3π/4। ये आंसर हो गया इसका। ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व करना खुद से एक बार सारे,
बहुत इंपॉर्टेंट है इनको सॉल्व करना। अब हम आगे बढ़ते हैं स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट के बारे में सारी चीज़ें और बारीकी से देखते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो लिखो फाइंड नहीं लिखना शुरू करो। वर्क डन बाय अ फोर्स ऑन अ बॉडी is given by W is equals to F dot S, where S is the displacement of the body, ठीक है। तो given the situation, given that under a force F vector is equals to 2 I cap plus 3 j cap plus k cap Newton plus 4 k cap Newton, two I cap plus 3 j cap plus 4 k cap Newton. A body is displaced from r1 vector, that is 2 I cap plus 3 j cap plus k cap meters, to the new position vector r2 is equals to I cap plus j cap plus k cap meters. Find the work done by this force. ठीक है, तो क्या बोल रहा है वो, घुमा फिरा के इतनी बड़ी बात लिख रहा है। पहले तो उसने डेफिनेशन बताई कि वर्क डन इज F डॉट S, वेयर S इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। ठीक है, F फोर्स क्या होता है, 2 I कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप, ये इतना फोर्स दिया हुआ है उसने सवाल में। और डिस्प्लेस्ड कहाँ से कहाँ हो रही है बॉडी, एक पोजीशन वेक्टर r1 से जो कि दी हुई है टू द फाइनल पोजीशन वेक्टर r2। तो हमारा आंसर क्या है, हमारा आंसर है F डॉट S, द वर्क डन इज F डॉट S। F तो दिया हुआ है क्वेश्चन में, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, डिस्प्लेसमेंट के लिए पोजीशन वेक्टर्स दी हुई हैं, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। सो r2 में से r1 माइनस करेंगे तो करो माइनस। सबसे पहले आई कैप, I1 माइनस 2, सो इट विल बी माइनस आई कैप, देन 1 माइनस 3, it will be minus 2 j cap, and then 1 minus 1, तो 1 minus 1 is 0, so this is the displacement vector। तो कुल मिला के हमें क्या निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है। फोर्स रख दिया यहाँ पे, फोर्स रख दिया 2 I कैप प्लस 3 j कैप प्लस 4 k कैप मल्टीप्लाइड बाय माइनस आई कैप माइनस 2 j कैप। अब डॉट प्रोडक्ट करना है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो किस तरीके से करते हैं, आई वाले का मल्टीप्लिकेशन आई के साथ, जे वाले का मल्टीप्लिकेशन जे वाले के साथ, और के वाले का मल्टीप्लिकेशन के वाले के साथ। तो आई वाले का मल्टीप्लिकेशन 1 2 है, यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस 1, तो इट विल बी 2 इंटू माइनस 1 प्लस 3 इंटू माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 प्लस 4 इंटू, यहाँ पे क्या है के का 0, तो 4 इंटू 0। तो ये जो आंसर आया है ये वर्क डन होगा। तो 2 इंटू माइनस 1 इज माइनस 2, 3 इंटू माइनस 2 इज माइनस 6, तो 2 माइनस 2 एंड दिस इज 0, तो माइनस 2 माइनस 6 इज माइनस 8 जूल। दिस इज द आंसर।
एक और सवाल लिखो, दूसरा क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ फाइंड द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स given as a vector is 2i cap plus j cap minus k cap and b vector is i cap minus k cap। दो वेक्टर्स दिए हुए हैं कुछ भी रैंडम और इनके बीच में हमें एंगल बताना है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। किस फॉर्म में दिए हुए ये कार्टेशियन वाले आई कैप जे कैप और के कैप यूनिट वेक्टर्स के फॉर्म में दिए हुए हैं। मतलब हमें समझ में आ रहा है कि हम ए डॉट बी बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कर देते हैं। जब उस करके करेंगे क्या, सबसे पहले तो सबसे पहले सोचा कि जो डॉट प्रोडक्ट की डेफिनेशन होती है वो क्या होती है, ए डॉट बी इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, और यहाँ पे एंगल इन्वॉल्व आ जाता है। तो अगर किसी तरीके से सारी चीज़ें रख दी हमने और केवल कॉस थीटा बच गया तो उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ए डॉट बी कैलकुलेट किया जा सकता है, हाँ बिल्कुल किया जा सकता है। तो कर दिया ए डॉट बी कैलकुलेट। ए डॉट बी इज़ 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -1 +1, तो ए डॉट बी इज़ 3। ठीक है, ये क्या है, ये वाली चीज़ ए इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज़ 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर का अंडर रूट। बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर का अंडर रूट मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। ये निकालना है थीटा हमें। ठीक है, तो किया फर्दर सॉल्व। 2 + 1 इज़ 3। ठीक है, 2 स्क्वायर प्लस 1 + 1, 2 स्क्वायर इज़ 4, 4 + 1 इज़ 5 एंड देन +1, तो ये हो गया √6। और ये 1 + 1 2, तो √2 इंटू कॉस थीटा। नाउ इसको इधर लेके आ गए, तो 3/√6 मल्टीप्लाइड बाय √2 इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू जो आ गई, इसको हम 3 को ऐसे लिख सकते हैं, √3 इंटू √3। ठीक है, √6 को √3 इंटू √2, √3 इंटू √2, और √2 को तो √2 ही लिखा रहने दो। तो यहाँ से √3 से √3 कट गया, तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, √3/2, क्योंकि √2 इंटू √2 विल कम आउट टू बी 2। कॉस थीटा √3/2 है, तो इसका मतलब थीटा कितना है, 30 डिग्री और π/6। ये आंसर हो गया, है ना। तो बस कंसेप्ट समझो, बाकी कैलकुलेशन तो बहुत इजी है। कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट है ये ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए बी कॉस थीटा, and if by any means we can calculate a dot b and mark the magnitude of a and b vector, we can get out theta from this equation। नोट कर लो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, prove that the vectors a vector is equals to 2i cap minus 3j cap plus k cap and b vector is equals to I cap plus j cap plus k cap are mutually perpendicular, ठीक है। क्या प्रूव करना है कि ये जो दो वेक्टर्स लिखे हुए हैं ए और बी, ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। तो हमने सोचा बैठ के ज़रा कि अगर ए और बी एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, लेट्स से ये ए वेक्टर है और इसके परपेंडिकुलर बी वेक्टर है, तो इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो जैसे ही ये परपेंडिकुलर वाला चक्कर अपन को समझ में आया, हमने सोचा कि ए डॉट बी यहाँ पे कितना होना चाहिए, ए बी कॉस 90 डिग्री, यानी कि 0। तो अगर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो ए डॉट बी होना चाहिए 0। तो अगर ए डॉट बी 0 प्रूव हो सर गया, यस अमुक सर स्क्रीन नहीं दिख रही सर।
अब दिख रही है? हाँ सर सर मैंने दिखा सर। ठीक है, तो क्या हाँ सवाल है? सर दिखा। सवाल सुन पाए थे अमोघ? बोल रहे हो कि एक ए वेक्टर है और दूसरा वेक्टर बी वेक्टर है, वो एक दूसरे से म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो हमने अपने डॉट प्रोडक्ट के पन्ने पलटाए, उसमें एक कॉन्सेप्ट समझा था कि यार एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं वेक्टर, तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ज़ीरो होता है। तो अगर ए डॉट भी ज़ीरो हो गया तो हम प्रूफ कर देंगे कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। मतलब द क्वेश्चन नाउ रिड्यूसेस टू कि वी नीड टू प्रूफ, टी पी का मतलब टू प्रूफ ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ज़ीरो। we need to prove a is perpendicular b और a dot b is equals to ज़ीरो। तो अब इनका दोनों का क्रॉस डॉट प्रोडक्ट कर लेते हैं। यहीं पे लिख देता हूँ दूसरे कलर के पेन से। ए डॉट बी निकाला तो टू का मल्टीप्लिकेशन वन के साथ तो टू, माइनस थ्री का मल्टीप्लिकेशन वन के साथ तो माइनस थ्री, वन का मल्टीप्लिकेशन वन के साथ तो वन इंटू वन वन। देखो टू प्लस वन थ्री, माइनस थ्री तो इट विल बी ज़ीरो। तो ए डॉट बी इज़ ज़ीरो, सिंस ए डॉट बी is 0, this implies that a is perpendicular to b। बस इतना कर देना है, hence proved। चेंज हो गई। हाँ हाँ अक्षत, क्या बोल रहे हो? स्क्रीन फ्रीज हो गई? सर प्लीज हो गई। अभी चालू होगी फिर से। अब चालू हुई? हाँ सर चालू हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं अपन। स्केलर प्रोडक्ट देख लिया, अब देखते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग लिखो वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो लेट्स से एक वेक्टर है ए वेक्टर और उसका क्रॉस कर रहे हैं बी वेक्टर के साथ और निकल के आ रहा है सी वेक्टर। तो यहाँ पे सी इज़ अ वेक्टर है ना, तो यहाँ पे लिखो इसकी डेफिनेशन। इट इज़ डिफाइंड as third vector which is c vector whose magnitude is equal to the product of the magnitudes of the two vectors a and b, and the sine of the included angle, कहने का मतलब कि अगर हमारे पास एक वेक्टर है, इधर एक ए और इधर है दूसरा वेक्टर बी, और इनके बीच का एंगल है लेट्स से थीटा, सो ए क्रॉस बी विल बी दोनों का इंडिविजुअल मैग्नीट्यूड ए बी multiplied by sin theta, and this is not a scalar quantity, so we have to mark a unit vector also। ठीक है, डायरेक्शन भी मार्क करना पड़ेगा। अभी वो डायरेक्शन का समझते हैं कि डायरेक्शन क्या होगा। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा, ये हमें याद रखना है, बहुत इजी है याद रखने के लिए। डॉट प्रोडक्ट में ए बी कॉस थीटा, साइन प्रोडक्ट में ए बी साइन थीटा। ठीक है, अच्छा ये डायरेक्शन जो एन कैप है, जो क्रॉस प्रोडक्ट निकल के आया है,
इस डायरेक्शन को हम डिटरमाइन करते हैं कि रूल से. सो द डायरेक्शन ऑफ दिस एन कैप इज डिटरमाइंड बाय राइट हैंड थंब रूल. बाय राइट हैंड थंब रूल. थंब रूल नहीं बोलना चाहिए, राइट हैंड, हाँ थंब रूल भी बोल सकते हो, राइट हैंड थंब रूल. तो देखो क्या करो, मतलब ये बहुत फोकस करके सुनना पड़ेगा क्योंकि ये एक काम तुम्हें करना है. जैसे हमें ए क्रॉस बी निकालना है, तो सबसे पहले अपना हाथ जो है राइट हैंड को ही इस्तेमाल करना है, लेफ्ट हैंड को नहीं. तो राइट हैंड अलाइन कर दो इसकी तरफ. ठीक है, राइट हैंड अलार्म किया मतलब कि एकदम खोल के, पाम को खोल के राइट हैंड को हमने यहाँ पे अलाइन कर दिया ए की तरफ. ठीक है, अब तुम्हारा हाथ कैसा घूम सकता है, मुट्ठी बंद करोगे तभी घूम सकता है हाथ. तो तुम्हें हाथ घुमाना है बी की तरफ, बिकॉज वी आर डूइंग ए क्रॉस बी. सो वी हैव टू मूव आवर आर्म्स, मूव आवर फिंगर्स ऑफ द पाम टुवर्ड्स बी. तो जिस तरफ हमने बी घुमाया ऐसे, तो अंगूठा किस तरफ जाएगा, अंगूठा जाएगा अंदर की साइड, है ना. तो जो अंगूठा हमको थंब, राइट थंब का डायरेक्शन दे रहा है, दैट इज़ द डायरेक्शन ऑफ एन कैप. ठीक है, ये बात समझ में आई? कितने लोगों को समझ में आई? सर नहीं समझ में आई. देखो क्या करना है, एक बार फिर से समझो. हमें अपना राइट हैंड लेना है, सबने अपना अपना राइट हैंड उठाया. अब राइट हैंड उठा के ए की तरफ रख दो, बिकॉज वी आर स्टार्टिंग विथ ए. ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर. तो किस तरफ घुमा के रख दो, अपना हाथ अलाइन करो, राइट हैंड पाम, जो राइट हैंड का पाम है वो ए की तरफ अलाइन कर लो. ठीक है, और उसको इस तरीके से घुमाओ कि वो बी की तरफ घूमे. कैसे घुमा, हाथ को कैसे घुमाओगे, मुट्ठी बंद करोगे तभी घूमेगा वो. फिंगर्स को घुमाना है, पाम को घुमाना है. ये बात समझ में आ रही है? तो जो डायरेक्शन निकल के आएगा वो देगा हमको ए क्रॉस बी का डायरेक्शन. इसको मैं वीडियो के थ्रू तुम्हें दिखाता हूँ, तब तुम्हें और क्लियरली समझ में आएगा. वेयर इज़ द वीडियो? देखो इसको, इस वीडियो को ध्यान से देखो. We're going to do a couple more examples of finding vector cross product. Suppose that I give you these two vectors, A and B, which both lie in the plane of the, look, it's my hand, which both lie in the plane of the page, okay? So there are A and B. And you want to find the direction of A cross B. To find the magnitude, you would do A times B times the sine of the angle between them, but we just want to find the direction right now. And to do this, we're going to use the right-hand rule, but first we can use a little bit of logic. So first of all, logic says this: whatever the direction of A cross B is, which let's call that C, A cross B, we'll call that C. A cross B को C It बोल has दिया. to be C का हमें perpendicular to both A and B, or perpendicular to the plane of the page. Well, there are only two directions that could be, right? What that means is that C either must point straight out of the page, or it must point straight into the page. And to figure out which one of those two directions it is, what we're going to have to do is we're going to have to put our fingers along A. So there are two ways to do that. You can either put your fingers along A this way, or you could put your fingers along A this way. And you have to do it in the way that will let you swing A down into B, like it was a little hinge. So if you try that, notice, if you do it this way, it's the wrong way, right? You'd have to swing all the way the long way around. If you want to just simply fold A into B, the way to do that is to put your fingers this way, then you can curl them down this way. Notice when you do that, your thumb is pointing into the page. So therefore the answer is that C is into the page. And actually, I got marked. Actually, the way we represent that is that's represented into the page is represented by a little X with a circle around it. You're supposed to think of it like the tail feathers of an arrow that's pointing into the page. पुराने तरीके से घुमा ही नहीं सकते, क्योंकि अगर अपन ने पुराने तरीके से रखा
जस्ट अ सेकेंड, पुराने तरीके से रखा तो तुम बी की तरफ घुमा ही नहीं पाओगे अपने उंगलियां। We're going to do a couple more examples of finding vector cross product. मतलब हमें नहीं एक्यूट सर, फिर एंगल, अपन फिर तो The ऑब्ट्यूज में way घुमाना पड़ेगा, इतने बड़े एंगल हाँ को वही। घुमाना पड़ेगा। नहीं, एक्यूट में घुमाना, हमको ऐसे घुमाना है, ये जो डायरेक्शन मार्क किया ना, ए से बी की तरफ। यस सर। ठीक है, ये समझ में आया क्या सब लोगों को? ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब तुम्हें पाम कैसा रखना है, अपना पाम रखना है, मैं उसकी पोजीशन पे लेके जाता हूँ, विंडोज़ की पोजीशन जहाँ पे उसने हाथ रखा था, ऐसे रखना है हाथ। ठीक है, और फिर घुमा देना है। ऐसे नहीं रख सकते जैसे जो स्क्रीन पे अभी दिख रहा है ना, ऐसे रख के घुमाने की कोशिश की तो फिर तो हम नहीं घुमा पाएंगे। हमें इस डायरेक्शन में घुमाना है, तो पाम रखा इस तरफ और फिर उसको घुमा दिया बी की तरफ, ये। तो जो अंगूठे का डायरेक्शन आया वो आया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। गेटिंग माय पॉइंट? बहुत सिंपल सा राइट हैंड थंब रूल है ये, है ना। अच्छा, इसको स्क्रू रूल की तरह भी समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, स्क्रू मतलब स्क्रू ड्राइवर वाला तुमने कॉन्सेप्ट समझा होगा। जिन लोगों को स्क्रू ड्राइवर में कुछ कसा है लाइफ में वही समझ पाएंगे इसको, है ना। तो अगर स्क्रू ड्राइवर का कोई काम नहीं किया तो इसको समझने की कोशिश मत करना। तो मान लो सपोज तुम्हारे पास एक स्क्रू ड्राइवर है, ए और बी का डायरेक्शन ऐसा है, क्रॉस करना है मतलब तुम्हें ए से बी की तरफ घुमाना है। यहाँ पे तुमने स्क्रू ड्राइवर रखा और उसको ऐसे क्लॉकवाइज घुमाना शुरू किया, तो वो स्क्रू का नट किस तरफ जाएगा? स्क्रू का नट जाएगा अंदर की तरफ। ये पॉइंट समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, मान लो सपोज बी क्रॉस ए करना होता, बी क्रॉस ए, तो किस तरफ घुमाना पड़ता है स्क्रू ड्राइवर? ऐसा, ऐसा घुमाते तो स्क्रू बाहर निकल के आता, तब डायरेक्शन क्या होता? बाहर की तरफ। अगर बी क्रॉस ए कर रहे हैं तो डायरेक्शन होगा उसका बाहर की तरफ, और अगर ए क्रॉस बी कर रहे हैं तो उसका डायरेक्शन होगा अंदर की तरफ। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ जाए तो फिर अपन यस आगे सर। बढ़ेंगे। तो यहाँ पे लिखो, लिखेंगे तो और अंग्रेजी में लिखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। तो लिखो राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल बोलता है, सबसे पहले तो क्या ज़रूरत है इसकी, राइट हैंड थंब रूल की, टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। तो राइट हैंड थंब रूल सबसे पहले लिखते हैं, इट स्टेट्स दैट, इट स्टेट्स दैट if the right hand to be curled, if the fingers of the right hand be curled in the direction in which a vector must be turned through the smaller angle theta to coincide with the direction of b vector, to coincide with the direction of b vector, the thumb points in the direction of c vector, in the direction of c vector। हम किसके लिए अप्लाई कर रहे हैं? ये अप्लाई कर रहे हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर। ठीक है, तो अब कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं कि मान लो सपोज ए वेक्टर इस तरफ है,
और बी वेक्टर इस तरफ है, तो ए क्रॉस बी किया अगर तो किस तरफ आएगा वो, इनटू द प्लेन। ए क्रॉस बी इज इनटू द प्लेन, है ना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है। इनटू द प्लेन मतलब कि इस प्लेन के अंदर है अंगूठा। लेकिन अगर बी क्रॉस ए करते, सेम सिचुएशन में ए वेक्टर इस तरफ है, बी वेक्टर इस तरफ है, एंड वी आर मार्किंग बी क्रॉस ए, ये एंगल थीटा है। सो बी क्रॉस ए करने जाते तो लगाओ राइट हैंड रूल, तो किस तरफ पॉइंट करना है हमको, फिंगर्स अपनी बी की तरफ और घुमा देना है ए की तरफ, तो वो स्क्रू निकल के आएगा बाहर साइड, तो मतलब बी क्रॉस ए इज आउट ऑफ द प्लेन। बी क्रॉस ए जो है वो आउट ऑफ द प्लेन है। अच्छा, इसका क्या मतलब है, दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है। ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या है, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड है ए बी साइन थीटा, वही बी क्रॉस ए का भी मैग्नीट्यूड है। मैग्नीट्यूड वाइज तो दोनों बराबर है, ए क्रॉस बी चाहे बी क्रॉस ए, लेकिन डायरेक्शन वाइज एक अंदर साइड है और एक बाहर साइड है। मतलब कि अगर मैं इस प्लेन में बनाऊं, अपन प्लेन के अंदर उसकी क्रॉस सेक्शन व्यू देखें अगर, तो अगर ए क्रॉस बी इस तरफ है तो उतना ही बड़ा बी क्रॉस ए एकदम उल्टी दिशा में है। ये चीज़ समझ में आ रही है। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ए क्रॉस बी इज नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए, ना। जैसे डॉट प्रोडक्ट वो होता था कम्यूटेटिव, कि ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, ए क्रॉस बी इज नॉट बी क्रॉस ए, इनफैक्ट नेगेटिव ऑफ ईच अदर। तो इस चीज़ को याद रखना है हमें, है ना। दिस थिंग कैन ऑल्सो बी रिटन एज ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए इज इक्वल्स टू 0। क्या किया हमने, कुछ नहीं, इसको उठा के लेफ्ट हैंड साइड ले आया इक्वेशन में, तो माइनस है तो प्लस हो गया, तो यहाँ पे प्लस आ गया। ठीक है, तो ये याद रखना है, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। यहाँ पे लिख भी लो, क्रॉस प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। अनलाइक डॉट प्रोडक्ट, अनलाइक डॉट प्रोडक्ट एकदम कम्यूटेटिव हुआ करता था। ठीक है, ठीक है। तो ये पॉइंट समझ गए अपन कि ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन, फिल इन द ब्लैंक्स बताना, एंगल बिटवीन ए क्रॉस बी वेक्टर एंड बी क्रॉस ए वेक्टर इज, ये फिल इन द ब्लैंक्स भरो, कितना है दोनों के बीच का एंगल, दोनों के बीच का एंगल है पाई 180 डिग्री। 180 डिग्री। तो यहाँ पे लिख देंगे पाई रेडियन। ठीक है, अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, बहुत ध्यान से समझ, ये सब पॉइंट्स हम डिटेल में आखिरी में समरी में नोट भी करेंगे, लेकिन अभी तुम वन बाय वन समझते जाओ। कि जैसे हमारे पास है एक वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर है यहाँ पे बी वेक्टर, ठीक है। और ये किस प्लेन में कंटेंड है, किस प्लेन में है ये बोर्ड जिसमें अपन लिख रहे हैं उस प्लेन में कंटेंड है, इस वाले प्लेन में, है ना। ये जो प्लेन में मैं लाइन खींच रहा हूँ इस प्लेन में कंटेंड है। ए क्रॉस बी वेक्टर जो है वो इस प्लेन से परपेंडिकुलर आएगा, मतलब ए क्रॉस बी कैसे आएगा, अंदर की साइड आएगा, इस प्लेन से परपेंडिकुलर, है ना। तो इसका मतलब हम लिखेंगे यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर
to the plane containing a vector and b vector। ठीक है, तो अब इसका मतलब एक चीज़ बताई थी कि इस प्लेन में कोई भी वेक्टर हो, वो इससे परपेंडिकुलर वाले प्लेन में कोई वेक्टर है उससे परपेंडिकुलर ही होंगे सब। तो कहने का मतलब कि इफ़ दिस इज सी वेक्टर ए क्रॉस बी, तो सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज ऑल्सो परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर, है ना। मतलब ए क्रॉस बी जो है वो दोनों से ही परपेंडिकुलर है, ए से भी और बी से भी। तो इस पॉइंट को भी हम अच्छे से नोट कर लेंगे कि ए क्रॉस बी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो मतलब जो ये सी वेक्टर है इसका डॉट प्रोडक्ट कितना होगा ए के साथ, 0, या इस सी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट बी के साथ कितना होगा, 0, क्योंकि ये सी ए और बी दोनों से ही परपेंडिकुलर है। तो हम इस इस इंफॉर्मेशन को कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। व्हाट इज सी? सी इज नथिंग बट ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी डॉट सी इज इक्वल्स टू 0, नहीं सॉरी डॉट सी नहीं, डॉट ए। एंड इसको भी लिख सकते हैं ए क्रॉस बी डॉट बी इज इक्वल्स टू 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये याद रखना है हमको कि जो क्रॉस प्रोडक्ट आता है वो दोनों इंडिविजुअल वेक्टर से परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट, अगर वेक्टर फॉर्म में कंपोनेंट्स के फॉर्म में दिए हुए वेक्टर्स तब क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालें। जैसे डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते थे, मान लो सपोज एक वेक्टर दिया हो, ए वेक्टर इज a1 i कैप प्लस b1 j कैप प्लस c1 a1 a2 a b c ना करते हुए इसको a1 a2 कर लेते हैं। a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप। b वेक्टर इज a2 i कैप a2 नहीं b कर देते हैं इसको, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। तो a डॉट b तो निकालना जान गए थे हम, कैसे जान गए थे, a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी थी, आता था इसमें i कैप j कैप k कैप का कोई टर्म नहीं आता था, तो ये तो जान गए थे हम। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए एक मैथमेटिकल टूल यूज होता है, इसको बोलते हैं अपन मेथड ऑफ डिटर्मिनेंट, है ना। तो फॉर क्रॉस प्रोडक्ट वी यूज डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट अ डब्बा, एक डब्बे की तरह होता है। ये बना दिया डब्बा। तो इसमें क्या, सबसे पहले जमा दो आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, यहाँ पे हमने आई कैप जे कैप के कैप जमा दिया। दूसरी लाइन में ए के जो जो कोफिशिएंट है वो जमा दो, a1 a2 a3 a1 a2 a3। तीसरी लाइन में जो जो कोफिशिएंट है वो जमा दो। तीसरी लाइन में कौन कौन कोफिशिएंट है, b1 b2 b3 b1 b2 b3। तो कुछ नहीं, अभी तो क्या फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं इसलिए तेज़ी से नहीं जमा पा रहे अपन, यदि एक एग्जांपल लेंगे तो बहुत क्लियर होगा ये। अब क्या करो, एक साइन कन्वेंशन मार्क करना पड़ता है, आई के ऊपर प्लस, जे के ऊपर माइनस, के ऊपर प्लस। तो अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस मार्क कर दिया। अब इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी दैट विल बी द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को हम कुछ ऐसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले क्या, आई कैप
को पे फोकस करो। आई कैप का कोफिशिएंट लिखना है हमें, तो आई कैप का कोफिशिएंट लिख रहे हैं। कोफिशिएंट में क्या आएगा, इस पर और इस पर उंगली रख दो, ढक दो इसको, बचे क्या, ये दोनों बचे, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, a2b3 माइनस, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में डिफरेंस लेते हैं, -b2a3 -b2a3। ठीक है, ये आई कैप का काम हो गया। फिर जे कैप पे पहुंचो। अब जे कैप को करना है तो किस पे उंगली, जे कैप के आगे क्या, माइनस भी आएगा एक, तो माइनस लगाओ। फिर जे कैप पे क्या, जे कैप पे उंगली रखिए, ये और ये। ठीक है, बाकी उंगली हटाओ पुराने वाले की। तो जे कैप पे उंगली रखी दोनों साइड से। तो बचा क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए, अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए देखो, a1 b3 के साथ और b1 a3 के साथ। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसका और इसका। तो जे कैप माइनस जे कैप के साथ क्या लिखा, a1 b3 माइनस b1 a3। उसके बाद फिर सेम पैटर्न में प्लस के कैप, इस पे उंगली रखो, जे वाले के वाले पे। अब के की बात आ गई तो के पे उंगली रखेंगे, तो ये रखी उंगली। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या क्या बचे देख लो उनको अच्छे से। मुझा भाई मुझा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए ये बचे a1 b2 मल्टीप्लाइड बाय b1 मल्टीप्लाइड बाय a2। सो इट इज a1 b2 माइनस b1 a2, ये बचे। तो दिस इज द क्रॉस प्रोडक्ट, ये निकल के आया, ये है हमारा क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, इसको एग्जाम्पल के तौर पे करेंगे तब समझ में आएगा अपन को। तो एक एग्जाम्पल लिखो, फाइंड द क्रॉस प्रोडक्ट a cross b where a vector is 2i cap minus 2j cap plus 5k cap and b vector is I cap plus j cap plus 3k cap। ठीक है, ये करना है हमें। तो शुरू हो गए सॉल्व करना। हमें क्या निकालना है, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b बनाने के लिए हमें डिटर्मिनेंट बनाना पड़ेगा a क्रॉस b के लिए। तो सबसे पहले बनाया डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट में सबसे पहला काम i कैप j कैप k कैप लिख दिया। ठीक है, उसके बाद पहले a के कोफिशिएंट्स लिखे, 2 - 2 5, 2 - 2 5। फिर b के कोफिशिएंट लिखे, यहाँ पे a के कोफिशिएंट्स आए, यहाँ पे b के आएंगे 1 1 3। अच्छा, गलती से यहाँ पे b के लिख दिए तो फिर वो b क्रॉस ए हो जाएगा ना, तो ऑर्डर में लिखना है। तो a क्रॉस b है तो a के ऊपर b के नीचे, तो b के लिख दिए 1 1 3। अब इसको सॉल्व किया तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस सॉल्व किया। आई कैप का कोफिशिएंट अपना अपना सॉल्व कर दो, 2 - 2 × 3 -6, 1 × 5 -5। दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये कर रहे हैं अपन। उसके बाद फिर सेकंड माइनस जे कैप में 2 × 3 6 माइनस 1 × 5 -5। फिर के कैप में 2 × 1 1, 2 × 1 2। फिर माइनस 2 1 × -2 तो -2, तो प्लस हो जाएगा इवेंचुअली। ये अपना फाइनल आंसर है। सो इट इज़ -11 आई कैप, ये -11 हो गया। ये 6 - 5 1 एंड दिस इज -1, सो इट विल बी -j कैप। 2 + 2 4, तो +4 कैप। दिस इज द आंसर। समझ में आया ये? ऐसे करना। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें खुद ही मतलब आंसर बताना फाइनली।
ऐसे दिया है फाइंड x क्रॉस y एंड x वेक्टर इज 2i कैप माइनस 5j कैप और y वेक्टर इज 3k कैप प्लस 6i कैप। ये है, ठीक है, ऐसे दिया हुआ ये। तो लिखना शुरू किया, सबसे पहले डिटर्मिनेंट जमाया। क्या फाइंड करना है? x क्रॉस y। तो डिटर्मिनेंट जमाया, सबसे ऊपर i कैप, j कैप, k कैप। फिर फर्स्ट रो में x के कोफिशिएंट 2 माइनस 5 0, 2 माइनस 5 0। दूसरे में, दूसरी रो में y के कोफिशिएंट। अब y का क्या, i का सब इधर पे, ऐसे भले ही ये पहले k का दिया हो लेकिन लिखेंगे तो i का ही, समझ रहे हो? तो यहाँ पे आएगा क्या 6। फिर y का कितना है इसमें 0, k का कितना है 3, ये हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व किया, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, तो फाइनली दिस इज आई कैप लिया। किसका मल्टीप्लिकेशन? -5 इंटू 3 -15 माइनस 0, 0 इंटू 0 इज 0। देन माइनस जे कैप 2 इंटू 3 6, 6 माइनस 6 इंटू 0, 6 इंटू 0 इज 0। फिर प्लस के कैप, यहाँ पे क्या 2 इंटू 0 0 एंड -6 -5 -30, तो -30। तो सॉल्व किया इसको, ये हुआ -15 आई कैप, यहाँ पे -6 जे कैप, 0 माइनस -30 इज +30, +30 के कैप। ये आंसर हो गया। ठीक है, तो ये तरीका हमको डिटर्मिनेंट वाला याद रखना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो हमने वेक्टर प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या देखा? क्रॉस प्रोडक्ट में देखा कैसे है, मान लो सपोज दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट a क्रॉस b, सो द मैग्नीट्यूड विल बी ए बी साइन थीटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, और डायरेक्शन विल बी एन कैप, जो दोनों से ही परपेंडिकुलर होगा। सो व्हाट इज दिस एन कैप? दिस एन कैप इज नथिंग बट दिस इज यूनिट वेक्टर which is perpendicular to both a and b। a और b दोनों से परपेंडिकुलर ये यूनिट वेक्टर है, समझ गए? तो अगर इस यूनिट वेक्टर को अपन को लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं? n को एक तरफ ले लो, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ ले लो। तो n को एक तरफ ले लिया, बाकी सारी चीज़ों को दूसरी तरफ कर दिया, तो a क्रॉस b अपॉन ए बी साइन थीटा, है ना? तो ऐसे हम यूनिट वेक्टर लिख सकते हैं विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। ठीक है, मतलब और दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं इसको? जब साइन थीटा नहीं पता तो इट कैन बी ऑल्सो रिटन एज ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो इसके बेसिस पे एक सवाल लिखते हैं, नोट करते जाओ ये छोटी छोटी बातें। एक क्वेश्चन लिखो, find a unit vector, find a unit vector perpendicular to a vector is 2i cap plus 3j cap plus k cap। ये a वेक्टर दिया हुआ है, एंड b वेक्टर i कैप
माइनस जे कैप प्लस के कैप परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, है ना, बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ए और बी दोनों से परपेंडिकुलर हमें एक यूनिट वेक्टर निकालना है, ये दिया हुआ है हमें सवाल, ठीक है। तो करते हैं सॉल्व। तो परपेंडिकुलर हो दोनों से यूनिट वेक्टर, तो ख्याल आया वही यूनिट वेक्टर दो से परपेंडिकुलर होगा जो इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा। सो फ्रॉम हेयर वी राइट ए क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू यूनिट वेक्टर दैट इज परपेंडिकुलर, एंड आवर टारगेट इज टू फाइंड आउट दिस यूनिट वेक्टर। तो इस यूनिट वेक्टर को हम कैसे लिख देंगे, दिस इज नथिंग बट ए क्रॉस बी डिवाइडेड बाय ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो अगर ए क्रॉस बी निकाल लिया जाए तो मैग्नीट्यूड तो निकाल ही लेंगे फिर अपन। तो अपना सबसे पहला टारगेट है ए क्रॉस बी निकालना। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करें, बनाते हैं डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट बनाया, यहाँ पे सबसे पहले आई जे के, ए क्रॉस बी निकालना है तो ए के कोफिशिएंट्स 2 3 1 2 3 1 2 3 1, फिर बी के कोफिशिएंट 1 -1 1 1 -1 1, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं, साइन कन्वेंशन प्लस माइनस प्लस, तो इज इक्वल्स टू सबसे पहले आई कैप का कोफिशिएंट अपना अपना सॉल्व करो ना, ये अब तुम सीख गए। 3 × 1 -1 सो इट विल बी 4, देन माइनस जे कैप 2 × 1 2 -1 1, फिर प्लस के कैप 2 × -1 -1 2 × -1 -2 -3, so it will be -5। so जो फाइनली ए क्रॉस बी आया है वो आया है 4i कैप माइनस जे कैप, ये 1 ही था ना, माइनस जे का क्या आया था, हाँ 2 -1 1 -5k कैप। ये हमारा ए क्रॉस बी वेक्टर आ गया। अब ए क्रॉस बी वेक्टर निकालने के बाद हमें ये भी चीज़ मिल गई, ये वाली चीज़ तो मिल गई। अब क्या चाहिए, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी चाहिए, तो मैग्नीट्यूड भी निकाल ही लेते हैं लगे हाथ। तो ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड होगा जो भी ये वेक्टर लिखा हुआ है इसका मैग्नीट्यूड, यही है ए क्रॉस बी। सो इट विल बी 4 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर का रूट। तो 4 स्क्वायर कितना होता है 16, -1 का स्क्वायर 1, 5 स्क्वायर इज 25। सॉल्व किया 16 + 1 17, 17 + 25 इज 42, सो इट इज़ √42। ए क्रॉस बी इज √42। तो एन में सब्सटीट्यूट कर दिया यहाँ पे यूनिट वेक्टर में। ए क्रॉस बी लिखना है सबसे ऊपर, तो लिखा 4i कैप माइनस जे कैप माइनस 5k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड दैट इज नथिंग बट √42। यही है हमारा आंसर, यही है यूनिट वेक्टर, ठीक है, आया समझ में। नेक्स्ट ऐसा सवाल है, मान लो शो दैट द वेक्टर A is parallel to another vector B, है ना, ए वेक्टर बी वेक्टर से पैरेलल है, एंड गिवन दैट ए वेक्टर इज आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज 3i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप, है ना। ये वेक्टर ए और बी हमें दोनों को पैरेलल प्रूफ करना है। तो आप सोचो बैठ के ज़रा कि हम अगर परपेंडिकुलर होता तो डॉट प्रोडक्ट लेते थे,
पैरेलल होता है तो क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं क्या? तो सोचते हैं बैठ के ज़रा। ए क्रॉस बी को हम कैसे लिखते हैं? ए क्रॉस बी को लिखते हैं ए बी साइन थीटा एंड सम वेक्टर, यूनिट वेक्टर एन कैप। अच्छा, दो वेक्टर्स अगर पैरेलल हैं तो मतलब अगर ए इस तरफ है तो बी भी इसी तरफ होगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। तो साइन थीटा में ये वाली चीज़ कितनी होगी? साइन 0। तो दिस इज साइन 0। इसका मतलब ये वाली चीज़ 0। तो ए क्रॉस बी कितना होना चाहिए? ए क्रॉस बी होना चाहिए 0। तो यहाँ से हमने देखा फॉर एनी टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स इफ A is not perpendicular, parallel vectors, if A vector is parallel to B vector, the cross product must be equal to 0. तो मतलब अपन को क्या प्रूव करना है? अगर क्रॉस प्रोडक्ट 0 हो गया मतलब कि हैंस प्रूव लिख देंगे। ये पॉइंट समझ में आया? लॉजिक Yes, मतलब sir. हमारी इक्वेशन रिड्यूस हो गई है, हमारी सिचुएशन जो है वो रिड्यूस हो गई है, दैट वी नीड टू प्रूव दैट A क्रॉस B is 0 and that will be equivalent to proving A is parallel to B. तो बस बनाया डिटर्मिनेंट आई जे के। ए का कोफिशिएंट 1 - 1 2, 1 - 1 2। बी का कोफिशिएंट 3 - 3 6, 3 - 3 6। ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। ठीक है, अब सॉल्व किया इसको। आई कैप का -6 माइनस -6 -6 -6। ठीक है, माइनस जे कैप 1 × 6 6 -6 6 -6 प्लस के कैप 3 × -1 × -3 -3 माइनस -3, तो -3 -3। तो ये 6 -6 0, ये भी 0, ये भी 0, तो ओवरऑल कितना आ गया? ये 0। तो हमने कहा सिंस A cross B is coming out to be 0, this implies that A is parallel to B vector, hence proved. समझ गए? Yes, sir. अब एक और बचपन की कुछ चीज़ें मैं तुम्हें बताऊँ। जैसे रेक्टेंगल का तुम एरिया फाइंड करते थे, ये लेंथ होती थी मान लो 10, ये रेक्टेंगल होते 90 डिग्री होगा, ये कितनी होती थी? मान लो होती क्या थी? मान लो लेट्स से 5। तो इसका एरिया कितना होगा? इसका एरिया होगा मतलब एकदम तुम्हारा दिमाग बोल देगा 50 यूनिट्स। लेकिन मान लो सपोज ये रेक्टेंगल ना होता, ये पैरेललोग्राम होता, ये 10 यूनिट, ये 5 यूनिट, और ये एंगल भी दिया होता 60 डिग्री, तब इसका एरिया कितना होता? कैसे निकालते इसका एरिया? इसका एरिया निकालते तुम बैठ के, फॉर्मूला पता है तुम्हें? फिर इसका, इसमें क्या फॉर्मूला लगाया था? लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पे लेट्स से अगर ये एक्स ए है और ये बी है, तो तुम इसका फॉर्मूला लिखते थे बेस इंटू हाइट। ठीक है, बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूँ मैं, फिर मैं लर्निंग पॉइंट बताऊँगा कि याद क्या रखना है। तो ए इंटू हाइट, हाइट अब ऐसे मार्क कर ली, जैसे ये सपोज ये हाइट है, तो इट इज़ नथिंग बट 5 का साइन कंपोनेंट। दिस इज़ व्हाट? दिस इज़ 5 sin 60। तो दिस कैन बी रिटन एज 5 को अभी b लिख देते हैं, तो a इंटू बी इंटू साइन थीटा, उनके बीच का जो भी एंगल है। अब ये ए बी साइन थीटा क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, है ना? तो इसका मतलब अगर हमें इसका एरिया निकालना पड़ जाए तो हम लिखेंगे 10 × 5 × साइन 60 डिग्री, यानी कि 10 × 5 × √3/2। तो 10 से ये वहाँ 25√3, इतने यूनिट्स। ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये याद रखना है कि अगर एक वेक्टर है ए वेक्टर और एक वेक्टर है बी वेक्टर, दोनों के बीच का एंगल है थीटा,
और पैरेललोग्राम कर दिया कंप्लीट, ये कर दिया। ये तो इस पैरेललोग्राम का एरिया होगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया जो है वो होगा एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम इज ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, है ना, दैट इज नथिंग बट ए बी साइन थीटा। ये हमें पॉइंट याद रखना है एकदम अच्छी तरीके से, भूलना नहीं इसको। मतलब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस रिप्रेजेंट्स कि उससे फॉर्म होने वाला एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया कितना होगा, है ना। तो एक क्वेश्चन लिखो, फाइंड द एरिया formed by area of parallelogram formed by area of parallelogram formed by। कैसे बन रहा है पैरेललोग्राम, ऐसे बन रहा है, एक ये है ये है एक 100 मीटर, ये है 80 मीटर, और ये पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया किसी तरीके से। ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो आंसर, डायरेक्ट आंसर लिखते हैं अपन, ए बी साइन थीटा आंसर है 100 इंटू 80 इंटू साइन 30 डिग्री, कितना हुआ 100 इंटू 80 इंटू हाफ, 40 इंटू 100 4000 मीटर स्क्वायर। बस इतनी सी बात है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो लिखो इसको, लेट अ फोर्स एफ वेक्टर, let a force F vector be acting on a body, be acting on a body free to rotate about a point O, and let R vector, the position vector of any point P, the position vector of any point P on the line of action, on the line of action of the force, then टॉर्क, उसका सिंबल है टाउ वेक्टर, ऑफ दिस फोर्स अबाउट पॉइंट O is defined as टॉर्क वेक्टर इज इक्वल्स टू R क्रॉस F, है ना। ये एक वो दिया हुआ है पैराग्राफ, एंड गिवन दैट गिवन फोर्स वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप न्यूटन्स, एंड r वेक्टर इज i कैप माइनस j कैप प्लस 6k कैप meters, then find torque of this force, then find torque of this force। ठीक है, तो पहले तो ऐसे ही सवाल को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है,
let F force be acting on a body free to rotate about point O. एक बॉडी है जो पॉइंट O के अबाउट फ्री है रोटेट करने के लिए. तो लेट्स से ये एक बॉडी है और ये ऐसे इस पॉइंट O के अबाउट फ्री है रोटेट करने के लिए. दिस इज़ द बॉडी. और इस मतलब कि ऐसे एक रॉड की तरह समझ सकते हो जो यहाँ पे पाइवेटेड है, स्क्रूज ऐसे यहाँ पे इसको वो मिला हुआ है, हिंज सपोर्ट है, तो ये ऐसे रोटेट कर सकती है. दिस इज फ्री टू मूव. ठीक है. लेट आर बी द पोजिशन वेक्टर ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द फोर्स. ठीक है. देन टॉर्क ऑफ द पॉइंट, तो आर पोजिशन वेक्टर है कहाँ पर, ऑफ एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स. तो लेट्स से हम इस पर फोर्स लगा रहे हैं यहाँ पे, और पॉइंट पी ये है, दिस इज पॉइंट पी. तो ये वाली जो चीज़ है दिस इज आर वेक्टर, है ना. दिस इज पोजीशन वेक्टर ऑफ आर वेक्टर, नॉट इन दिस डायरेक्शन, इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन. पी का पोजीशन वेक्टर है. तो उसने कहा जो टॉर्क जनरेट होगा यहाँ पे दैट इज डिफाइंड एज आर क्रॉस एफ. और आर वेक्टर दिया हुआ है सवाल में, एफ वेक्टर भी दिया हुआ है. तो हमें कुल मिला के क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है. तो टॉर्क क्या होगा, आर क्रॉस एफ. आर क्रॉस एफ के लिए क्या करें, बनाओ डिटर्मिनेंट, आई कैप जे कैप के कैप. आर वेक्टर दिया हुआ है 1 -1 6, 1 -1 6. फोर्स वेक्टर दिया हुआ है 2 3 -1, 2 3 -1. इसको सॉल्व किया, यही अपना आंसर है. तो सॉल्व करने बैठ गए. तो आई कैप, अच्छा साइन कन्वेंशन, प्लस माइनस प्लस. आई कैप -1 इंटू -1 1, माइनस 3 इंटू 6 18, माइनस जे कैप 1 इंटू -1 -1 माइनस 2 इंटू 6 12 -12, प्लस के कैप 1 इंटू 3 3, माइनस 2 इंटू -1 -2 इज इक्वल्स टू 1 -18 is -17, मतलब 1 -18 is -17, so it will be -17 i cap. फिर -1 -12 is -13 और एक और माइनस है तो +13 j cap. फिर 3 -2 मतलब कि 3 + 2 मतलब कि 5 k cap. ये हो गया यहाँ से, ये आंसर है. अच्छा यूनिट्स क्या होंगी, यूनिट्स होंगी, हमने न्यूटन को मल्टीप्लाई किया है मीटर से. द यूनिट ऑफ टॉर्क विल बी, ऐसे लिख के हम ऐसे लिखेंगे, न्यूटन मीटर. दिस इज आवर आंसर. आया समझ में. अब कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और मिसलेनियस क्वेश्चन. तो लिखो क्वेश्चन, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a plus b along first part x-axis, second along vector c, and given a vector is equals to I cap minus 2j cap and b vector is equals to 2i cap plus 3k cap and c vector is equals to I cap plus j cap. तो हमें किस किस के कंपोनेंट निकालने. सबसे पहले तो ये सोचा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फाइंड कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर. इस वेक्टर के कंपोनेंट निकालने हैं. पहले सवाल में एक्स एक्सिस के अलोंग और दूसरे सवाल में सी के अलोंग. तो सबसे पहला काम हमारा दायित्व है कि पहले तो ए प्लस बी वेक्टर निकाल लिया जाए क्योंकि उसके ही कंपोनेंट निकालने हैं. तो सबसे पहले हमने निकाला ए प्लस बी वेक्टर. तो ए प्लस बी निकाला तो आई और ये 2i, तो इट विल बी 3i.
फिर -2 +3, -2 +3 इज प्लस, नहीं जे, तो जे और के अलग है ना, तो ये हो गया अपना -2 जे कैप +3 के कैप। सबसे पहले तो हमने निकाल दिया क्या, अपना a + b वेक्टर। अब पहले उसमें क्या बोला, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर लॉन्ग द एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग कितना है, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग दिख रहा है 3 है, तो दिख गया, पहले का आंसर कितना हो गया 3 यूनिट्स। ये समझ में आ रहा है। अब सेकंड बोला उसने कि सी वेक्टर के अलॉन्ग बताओ, तो अब a + b वेक्टर को लेट्स से अपन डी वेक्टर बोल देते हैं, तो हमें डी वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है सी वेक्टर के अलॉन्ग। तो अब ये तो आउट ऑफ प्लेन है, ऐसे ड्रॉ करके तो समझ में नहीं आएगा कुछ, तो ठीक है कोई बात नहीं, रैंडमली कहीं भी कुछ भी बना देते हैं। डी वेक्टर मान लो सपोज इधर है और सी वेक्टर इधर है, हमें डी के कंपोनेंट्स निकालने हैं सी के अलॉन्ग, मतलब डी का कंपोनेंट सी के अलॉन्ग क्या होगा, डी से हमने काटा, ये इस पर गिरा, तो ये वाली चीज़ है हमारा आंसर, दिस इज़ व्हाट आवर आंसर इज। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं, मैक्स टू मैक्स, लेट्स से इनके बीच का एंगल अगर हमें कहीं से पता चल जाए थीटा, so the answer will be d cos theta, है ना। so answer is d cos theta। d का मैग्नीट्यूड कितना है, d का मैग्नीट्यूड यहाँ से देख लेते हैं, d का मैग्नीट्यूड है 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर + 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, 19 9 9 18 18 और 4 22, तो √22, so the answer will be √22 into cos theta। थीटा मिल जाए कहीं से तो बिल्कुल मिल जाएगा। डी डॉट सी क्या होता है, डी सी कॉस थीटा। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है, मतलब डी डॉट सी निकाल लेते हैं, डी सी यहाँ दिया हुआ है और डी ये है, तो डी डॉट सी निकाला यहाँ से, तो डी डॉट सी इज 1 × 3 3, 1 × -2 -2, एंड के का तो कुछ नहीं है, तो इट इज़ नथिंग बट 1, तो ये आ गया अपना 1 डी डॉट सी। ठीक है, डी का मैग्नीट्यूड कितना आया, √22, सी का मैग्नीट्यूड दिख रहा है यहाँ से 1 स्क्वायर + 1 स्क्वायर का रूट, दैट इज √2 एंड कॉस थीटा। तो इसको फर्दर सॉल्व किया, कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आई, 1/√44, 1/√44 को अपन सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर 4 बाहर निकाल लिया तो 2 हो जाएगा, √11, so from here we get cos theta is equals to 1/2√11, और अपना आंसर क्या था, अपना आंसर था ये, तो कितना है वो, √22 × 1/2√11। अब 11 से ये कट गया तो √2 बचा, तो इट इज़ नथिंग बट 1/√2, क्योंकि अगेन √2 से ये 2 कट गया तो √2 बचा नीचे, ये आंसर है। ये समझ में आ रहा है। कंपोनेंट क्या, डॉट प्रोडक्ट, मतलब एक कुछ एक्सेस के अलॉन्ग कंपोनेंट पूछा है तो फिर तो आई कैप जे कैप का जो कोफिशिएंट है वो आंसर हो जाएगा, लेकिन किसी वेक्टर के अलॉन्ग कंपोनेंट पूछा है तो फिर अपन को डेफिनेशन यूज़ करनी पड़ेगी डॉट प्रोडक्ट की। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करने लिखना है बाकी है। हाँ लिख लो अच्छे से। थोड़ा हो गया। ठीक है, तो अब तुम्हारे पास थोड़ा सा हैवी होमवर्क आने वाला है वेक्टर्स का, सो बी रेडी फॉर दैट। इट विल बी हैविंग 40 MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, और 24 ये सब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखो वेक्टर स्ट्रांग हो गया, अगर तुम्हारा इतने क्वेश्चंस कर लोगे तो वेक्टर सुपर स्ट्रांग हो जाएगा।
तो ये वेक्टर अगर एक बार तुम्हारा स्ट्रॉन्ग हो गया तो आने वाले जो चैप्टर्स हैं, लॉज ऑफ मोशन, काइनेमेटिक्स, वो बहुत ही स्पॉन्टेनियसली जाएंगे. सो बी रेडी फॉर दिस होमवर्क, है ना. तो ये एक्सरसाइज है टीसी पांडे की. ये मैं तुम्हें अभी भेजूंगा कुछ देर में. ठीक है, Okay, चलो sir. बाय बाय एवरीवन. किसी को कुछ बोलना है तो बताओ. एनी थॉट्स एंड ओपिनियंस? सर हाँ, सर ग्रीन मार्कर मत यूज किया कीजिए, कभी कभी नहीं दिखता. ठीक है, ग्रीन मार्कर नहीं यूज़ करूँगा. ठीक है, Bye bye, चलो sir. बाय बाय.